नमस्कार। शुद्ध राजनीतिक युद्ध को समझने और समझाने वाले शो सत्ता के साथ मैं राहुल सिन्हा फिर आपके सामने हाजिर हूं। हमारे देश में एनकाउंटर हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से देश में एनकाउंटर को मजहब से जोड़कर सत्ता की जोड़तोड़ का खेल भी जोर शोर से शुरू हुआ है। आज सवाल यह कि क्या सत्ता के लिए अपराधियों का अपराध पीछे और उनका धर्म आगे किया जा रहा है। यह सवाल इसलिए क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि यूपी में हो रहे एनकाउंटरों में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या ओवैसी का यह बयान कोरा बयान बनकर रह जाएगा या फिर यूपी में सत्ता के समीकरणों को उलट-पुलट कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी तरह 2008 में बाटला एनकाउंटर को लेकर राजनीति गरमाई थी और सियासी पार्टियों ने उसका फायदा भी उठाया था। लेकिन इसी विवादित एनकाउंटर पर फैसला आया है जिसमें आतंकी आरिज को मौत की सजा सुनाई गई। AIMIM सुप्रीम असदुद्दीन ओवैसी रविवार को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में थे। यहां उनकी रैली थी जिसमें ओवैसी ने मजहब कार्ड खेलने के लिए एनकाउंटर को जरिया बनाया। बलरामपुर में ओवैसी ने जो कहा उसे आपको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। जब से बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की 37% मुसलमानों की थी। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की आबादी पॉपुलेशन का परसेंटेज 18 या 19% के दरमियान में है। आखिर ये जुल्म क्यों? तो ओवैसी ने एनकाउंटर और अपराधियों को मजहब के चश्मे से देखा। ऐसे में सत्ता से सवाल यह कि क्या सचमुच यूपी में पुलिस की गोली अपराधियों का धर्म देखकर चलती है? क्या सत्ता के लिए सरकारें धर्म देखकर अपराधियों के एनकाउंटर की मंजूरी देती हैं, या फिर नेता सत्ता बनाने और बचाने के लिए मजहबी एनकाउंटर का कार्ड खेल रहे हैं? देखिए ये। ये योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस है जो अपराधियों के खिलाफ नो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सीएम योगी का क्लियर मैसेज है, अपराधी या तो अपराध छोड़े या फिर दुनिया। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। इस बयान में किसी खास जाति, वर्ग या समाज के अपराधियों का जिक्र नहीं था, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा आंकड़ा ढूंढ निकाला जिसने अपराधियों का धर्म आगे और उनके अपराध को पीछे ढकेल दिया। बीजेपी की सरकार बनी 2017 से 2020 के दरमियान में 6,775 एनकाउंटर हुए, जिसमें से मरने वालों की तादाद 37% मुसलमानों की। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद 20 मार्च 2017 से 9 मार्च 2021 के बीच पुलिस और अपराधियों के बीच कुल 7,791 एनकाउंटर हुए। इसमें 135 अपराधी मारे गए, 3,039 अपराधी घायल और 16,661 अपराधी गिरफ्तार हुए। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी समेत तमाम ऐसे नाम हैं जो सत्ता के हर दौर में बेखौफ घूमते रहे, लेकिन अब योगी राज में सभी बाहुबली कानून के निशाने पर है। दर्जनों माफिया और गैंगस्टर्स की करीब 950 करोड़ रुपए की संपत्ति योगी सरकार ने जब्त कराई और कईयों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर चला। लेकिन इससे पहले के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे देश में 2000 से 2017 के बीच 1,782 एनकाउंटर हुए जिन पर फर्जी होने का आरोप लगा। इनमें से सबसे ज्यादा 794 यानी 44.55% फेक एनकाउंटर का आरोप यूपी पर लगे। इन 17 साल में सिर्फ 2 साल बीजेपी की सरकार रही, जबकि 9 साल एसपी और 6 साल बीएसपी का राज रहा। अपराधियों को एनकाउंटर करने में कोई रिजर्वेशन नीति नहीं अपनाते हैं। कानून व्यवस्था और उसको बिगाड़ने का काम कोई भी करेगा, उसके साथ पुलिस अपना काम करेगी। ओवैसी ने यूपी में मुठभेड़ के बहाने योगी सरकार पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की। सवाल यह कि आखिर एनकाउंटर पर धर्म वाली सियासत क्यों कर रहे हैं ओवैसी?
तो जब ओवैसी ने एनकाउंटर और मजहब का कॉकटेल बनाया तो हम भी मजबूर हैं। अब जो आंकड़े TV9 भारतवर्ष पर आप देखने जा रहे हैं उसे हम दिखाना नहीं चाहते। हम एनकाउंटर को जाति धर्म से दूर रखना चाहते हैं। TV9 भारतवर्ष का मानना है कि अपराध को खत्म करने के लिए एनकाउंटर कोई रास्ता नहीं है। अपराध को कानून के दायरे में रहकर ही काबू में लाया जाना चाहिए और जिसके लिए देश में अदालतें हैं। लेकिन आज जो मुद्दा उठा है उसमें आंकड़ों की हकीकत जो कहानी कह रही है वो सच कुछ साफ कर देती है। और अगर उस सच को हम देखें और समझें तो 2017 में जो अभी तक आंकड़े निकल कर आते हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें धर्म जाति में अगर हम बांट दें, हालांकि फिर से हम कह रहे हैं TV9 भारतवर्ष ये नहीं दिखाना चाहता, लेकिन जो कहा गया है उसको देखिए। ब्राह्मण 11, यादव 8, अन्य हिंदू 59 और मुस्लिम 47। टोटल अभी तक 2017 के बाद जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें धर्म और जाति के आधार पर बांटा जाए तो ये तस्वीर निकल कर आती है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि ये इस तरीके की चीज़ें दिखाना और समझाना बहुत गलत चीज़ है। लेकिन आज हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सियासत में सत्ता के लिए जब समीकरण बताए और दिखाए जाते हैं तो फिर तस्वीरें इस तरीके से साफ करना मजबूरी हो जाती है। लेकिन एनकाउंटर में कहाँ सबसे ज़्यादा अपराधी ढेर हुए 2017 के बाद, ये भी आप समझ लीजिए। मेरठ में 14, मुजफ्फरनगर में 11, सहारनपुर में 9, आजमगढ़ में 7, शामली में 5। तो ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाई दे रही हैं और बता रही हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर्स हुए हैं। जनवरी 2020 से अगस्त 2020 तक यूपी में एनकाउंटर में 8 ब्राह्मण अपराधी मारे गए। इनमें एक नाम विकास दुबे का भी है। और आगे बढ़ने से पहले आपको आज का सवाल बताते हैं। सवाल ध्यान से सुनिए। आज का सवाल है, क्या यूपी में मुस्लिम धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? सवाल एक बार फिर से जान लीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम धर्म देखकर एनकाउंटर होता है? आपको सवाल का जवाब TV9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल @TV9 भारतवर्ष पर जाकर देना है। आप अपनी राय भी दे सकते हैं। आपकी राय और पोल का नतीजा शो के आखिर में दिखाया जाएगा। आप सवाल का जवाब हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दे सकते हैं। ओवैसी ने जो एनकाउंटर में धर्म का एंगल जोड़ने की कोशिश की, आखिर उन्हें उसकी जरूरत क्यों पड़ी? आखिर क्यों ओवैसी ने उस मुद्दे को छेड़ा जिसे आमतौर पर कोई भी नेता छूने से बचता है? इसकी इनसाइड स्टोरी अब हम आपको बताते हैं। हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं थे, ना कभी रहेंगे। हम हिंदुत्व के खिलाफ। हम लोग इस मुल्क में मुसलमान आबादी क्या है, हिंदुओं को भगाएंगे आप? यकीनन मैं अपनी जबान को लगाम नहीं दे सकता। मैं खुल्ला बोल रहा हूं। सियासी मंच पर ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं मुस्लिमों के लिए खुलकर बोलते हैं। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी की छवि मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वाले नेता की बनी है। यूपी के बलरामपुर में भी AIMIM चीफ ओवैसी ने एनकाउंटर पर सवाल दागकर यही राजनीति की। क्या उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है या रूल बाय गन है, इसका फैसला यकीनन उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों बाद पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अगले साल विधानसभा चुनाव की बारी है। ऐसे में पंचायत चुनाव को यूपी की योगी सरकार का लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। यही वजह है कि ओवैसी ने 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी 2021 में ही शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की कुल आबादी करीब 19% है। 140 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 20% है। 2017 में बीजेपी को इन 140 में से 109 सीटें मिली थी, जबकि 2012 में समाजवादी पार्टी ने 72 सीटें जीती थी। जाहिर है मुस्लिम प्रभाव वाली 140 सीट यूपी में जीत की चाबी है। ओवैसी का टारगेट भी यूपी के मुस्लिम बहुल जिले हैं। फिर यूपी में फिलहाल मुस्लिम लीडरशिप का कोई बड़ा चेहरा अब नहीं है। यूपी में मुसलमान समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी की यूपी में एंट्री मुस्लिम वोट का विकल्प देने की है। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज की है और अब ओवैसी यूपी में बिहार दोहराने का इरादा रखते हैं। आबादी क्या है, हिंदुओं को भगाएंगे आप? तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि एनकाउंटर पर सियासत का रिवाज बहुत पुराना है। याद कीजिए 19 सितंबर 2008 के दिन दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर। L18 फ्लैट के इस एनकाउंटर के बाद पूरे देश की सियासत में खलबली मच गई। कांग्रेस नेताओं ने एनकाउंटर को फर्जी बताया। आज इसी मामले की सुनवाई में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई। अदालत पहले ही बाटला हाउस एनकाउंटर को सही करार दे चुका है।
लेकिन सियासत में इस एनकाउंटर ने कैसे सत्ता का रास्ता तैयार किया, अब इसे देखिए। साल 2008 का एक ऐसा एनकाउंटर जिसे अंजाम तो दिल्ली में दिया गया था, लेकिन इसकी गूंज देश के सियासी गलियारों में थी। एनकाउंटर पर कई सवाल उठे। सबसे बड़ा विवाद कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के उस बयान को लेकर हुआ था जिसमें उन्होंने एनकाउंटर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की रोने की बात कही थी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। इस एनकाउंटर के 6 महीने बाद ही देश में लोकसभा चुनाव हुए। राजनीतिक पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर थी। बाटला हाउस के आतंकियों को मासूम बताकर दिग्विजय पहले ही मुस्लिमों को रिझाने की कोशिश कर चुके थे। यूपी में कांग्रेस अपनी खोई हुई सियासी जमीन को तलाश रही थी। 2009 में लोकसभा चुनाव हुआ। कांग्रेस को यूपी में बड़ा फायदा हुआ। यूपी में कांग्रेस को 21 सीटें मिली। मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुई। मुरादाबाद में कांग्रेस को जीत मिली। यहां मुसलमानों की संख्या है 47%। बहराइच में 56% मुसलमान हैं। यहां भी कांग्रेस को जीत मिली थी। बरेली में 35% मुसलमान हैं। यहां भी कांग्रेस ने बाजी मारी थी। अमेठी में 33% मुसलमान हैं। यहां भी कांग्रेस को सफलता मिली। इसके बाद वक्त बदला, साल बदला, सियासत बदली और समीकरण भी बदल गए। साल 2014 का लोकसभा चुनाव आया और नतीजे उलट। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आपको बाटला हाउस एनकाउंटर की पूरी कहानी बताते हैं। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट से लेकर आतंकी को मौत की सजा मिलने तक का पूरा घटनाक्रम जानिए। तो क्या है बाटला हाउस एनकाउंटर? 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में एक एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर को लेकर के आप जानते हैं किस तरीके का विवाद हुआ था। बाटला हाउस के L18 फ्लैट था जहां आतंकियों के साथ में दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ थी। ये आतंकी इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे और इस एनकाउंटर को लीड कर रहे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा इसमें शहीद हुए थे। एनकाउंटर के दौरान आतंकी आरिज भाग गया था। यह वही आरिज है जिसे आज फांसी की सजा सुनाई गई। 2018 में आतंकी आरिज की नेपाल से गिरफ्तारी हुई थी। 8 मार्च 2021 को आतंकी आरिज को दोषी करार दिया गया और 15 मार्च 2021 को आरिज को फांसी की सजा सुनाई गई। बाटला हाउस एनकाउंटर के बहाने मुस्लिम वोट को साधने की सियासत हुई। लेकिन सवाल है, बाटला हाउस एनकाउंटर के 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में इसका कितना फायदा मिला? इसे आंकड़ों से समझिए। बाटला हाउस एनकाउंटर से कांग्रेस को जो फायदा मिला वो अगर तस्वीर देखें तो 2004 में कांग्रेस के पास में उत्तर प्रदेश में 9 सीटें थी जो 2009 में 21 हो गई। अब आप सोचिए 2008 में बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ था और उसके बाद में जो इलेक्शंस हुए उसमें सीट बढ़कर 21 हुई। लेकिन 2014 में मुद्दा कुछ और हो चुका था और सीटें घटकर 2 रह गई। एनकाउंटर और मजहब की सियासत एक ही जगह तक नहीं सिमटी है। आलम यह है कि कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर को भी सियासतदानों ने मजहब के चश्मे से देखा। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद भी यही हुआ था। बुरहान वानी हिजबुल का टॉप कमांडर, वो आतंकी जिसके हाथ सुरक्षा बलों से लेकर आम कश्मीरी तक के खून से रंगे थे। 8 जुलाई 2016 को एनकाउंटर में ढेर हो गया। बुरहान वानी एनकाउंटर पर गुपकार गैंग के सियासतदानों का दर्द उमड़ गया। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बुरहान की पैरोकार बन गई। जो मैंने पुलिस से बात की, आर्मी से बात की, उनका ये कहना है कि हमें ये मालूम था 3 मिलिटेंट वहाँ है, पर ये मालूम नहीं था कौन कौन है वहाँ पर। मेरा ये है कि अगर इनको पता होता तो शायद इस तरह से मैं इस वक्त जब आपके हालात सुधर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि एक चांस हो सकता था। महबूबा मुफ्ती के साथ उमर अब्दुल्ला ने तो आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशंस पर ही रोक लगाने की मांग कर दी। मैंने जिस तरह होम मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने कहा हालात दोबारा बेहतर बनाने में हमारा जो रोल रहेगा वो रहेगा, लेकिन उससे पहले जो किलिंग का एक सिलसिला चला है उसको बंद करना होगा।
सवाल है कि कश्मीर की बेहतरी का हवाला देकर एक आतंकी की हिमायत कैसी सियासत है? क्या बुरहान वानी जैसे दहशतगर्दों को भी मजहब के नाम पर बेकसूर बताया जा सकता है? सत्ता की हकीकत यही है कि चाहे वजह कोई भी हो, जब जब मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हुई है, तब तब हिंदू वोटों का भी ध्रुवीकरण हुआ है। हम आपको एक चौंकाने वाली रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। ये 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट है। ये उन राज्यों की रिपोर्ट है जहां अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम इन राज्यों पर नजर डालें तो देखिए, असम, बिहार, बंगाल, यूपी, और ये हम आपको बता रहे हैं कैसे यहां पर ध्रुवीकरण हुआ। ये 2014 लोकसभा चुनाव की तस्वीरें। असम में जब वोट पड़े तो 58% हिंदू वोट एनडीए को मिले और विपक्ष को, कांग्रेस को 41 और एआईयूडीएफ को 39% मुस्लिम वोट मिले। यानी कि एक तरफ हिंदू वोट कंसोलिडेट हो रहे थे और दूसरी तरफ में मुस्लिम वोट उनका ध्रुवीकरण हुआ। बिहार में 2014 में 44% हिंदू वोट जब एनडीए को मिले तो उस वक्त विपक्ष को यानी आरजेडी को उस वक्त 68% मुस्लिम वोट मिले। बंगाल में 21% जब एनडीए को हिंदू वोट मिले तो विपक्ष को उस वक्त मुसलमानों के टीएमसी को 40%, लेफ्ट को 31% और कांग्रेस को 24% वोट आए। उत्तर प्रदेश में 2014 में जब एनडीए को 48% हिंदू वोट मिले तो विपक्ष को यानी समाजवादी पार्टी को उस वक्त 59% मुस्लिम वोट बैंक मिले। तो ये तस्वीरें बता रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव भी आप देख लीजिए। असम में एनडीए को 70% हिंदू वोट मिला और उस वक्त कांग्रेस को 70%, यानी बराबर का बिल्कुल ध्रुवीकरण हुआ है। बिहार में 65% जब हिंदू वोट मिले एनडीए को तो आरजेडी को 77% वोट मिले। सोचिए किस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा था। बंगाल में 57, टीएमसी में 70 और यूपी में 60% हिंदू वोट जब एनडीए को मिले थे तो विपक्ष को, समाजवादी पार्टी और बीएसपी को मिलाकर 73% मुस्लिम वोट मिले। इस तरीके की तस्वीर आप समझ सकते हैं। अब वक्त है आज के राजनीतिक इतिहास के। आपको बता दें आज ही के दिन यानी 15 मार्च को 1934 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का जन्म हुआ था, जबकि 1988 में आजादी के बाद 8 राजनीतिक दलों ने पहले भारत बंद का आह्वान किया था। और अब फटाफट नजर डालते हैं सत्ता टॉप 9 पर। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में ममता बनर्जी ने मंच पर व्हीलचेयर से ही सभा को संबोधित किया। बोली, बंगाल को बचाना होगा। ममता ने कहा कि बंगाल की रक्षा के लिए ही चोट के बावजूद घर से निकलना पड़ा, क्योंकि मेरे दर्द से बड़ा जनता का दर्द है। नंदीग्राम में सौभाग्य से बची। बीजेपी पर दीदी का बड़ा आरोप। बोले, पैसे से वोट खरीदना चाहती है बीजेपी। रुपयों के लिए लोग अपना जमीन ना बेचे। गैस, डीजल और पेट्रोल की बड़ी कीमतों के लिए ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल के झारग्राम और बांकुरा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, दीदी के कार्यकाल में बंगाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ। ममता ने बंगाल के विकास को तहस नहस किया। बीजेपी की सरकार बनने पर गुंडाराज को खत्म करेंगे। शाह ने आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने का वादा किया। नंदीग्राम से ममता के नामांकन को बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनौती दी है। शुभेंदु ने ममता पर अपने खिलाफ दर्ज मामले छिपाने का आरोप लगाया है। बंगाल में चुनाव से ऐन पहले तृणमूल कांग्रेस को एक और झटका लगा है। टिकट कटने से खफा टीएमसी विधायक देवश्री रॉय ने पार्टी छोड़ दी। असम के सोनितपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा, कांग्रेस का ही एक मिशन है, कमीशन। असम के नहरकटिया में बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। कहा, असम में घुसपैठ, खून खराबा, हिंसा और आतंकवाद कांग्रेस की देन। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने अपने गृह क्षेत्र कन्नूर में धर्मदोम सीट से नामांकन किया। इस दौरान विजयन ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा ऐलान। 2022 के यूपी चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं। और अब वक्त आज के सवाल के जवाब जानने का। हमने आज सवाल किया था कि क्या यूपी में मुस्लिम धर्म देखकर एनकाउंटर होता है। इसका जवाब हमें मिल गया है। इस सवाल के जवाब में हां 18% लोगों ने कहा है, नहीं 78% लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और 4% लोग कह रहे हैं कि हमें इसका पता नहीं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।